सभी साथियों का आज के एक और सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं अपन कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड और उससे संदर्भ में और जो कोई एग्ज़ाम है जिसमें आपके पीजीटी की एग्ज़ाम है, जिसमें केवीएस की एग्ज़ाम है, नवोदय विद्यालय की एग्ज़ाम है, DSSB की एग्ज़ाम है, MP पीजीटी है, यूपी पीजीटी है, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट है, EMRS की भर्ती है। उन तमाम जो भी भर्तियां हैं, बड़ी भर्तियां हैं, उन सब के लिए आज का सेशन है वो फायदेमंद साबित होगा, ऐसी हम आशा और विश्वास रखते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो जरूर आप हमारे साथ जुड़िए। लगातार हम आपको बढ़िया से बढ़िया जो मैटर है, बढ़िया से बढ़िया जो मैटर आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित हो वो डिलीवर कर रहे हैं। पिछला जो सेशन था या अपन बात करें पिछले जो 2-3 सेशन है उसमें अभी तक अपन ने जो आपकी समायोजन प्रविष्टियां हैं उनसे रिलेटेड है, उन टॉपिकों पर अपन ने चर्चा की है। समायोजन एंट्रीज कैसे होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था भाई आय के आधार पर होती हैं, व्यय के आधार पर होती हैं, है ना, आयोजन के आधार पर होती हैं और फिर अन्य आधार हो सकते हैं। कुल मिला के मैंने 21 आपको समायोजन प्रविष्टियां हैं। 2 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था। उसके बाद अपन ने जो आय आधारित समायोजन है और जो व्यय आधारित समायोजन है वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे और आपने भी समझ लिया था कि भाई आय आधारित समायोजन क्या होते हैं और व्यय आधारित समायोजन क्या होते हैं। पिछला जो सेशन था उसमें अपन ने जो आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम है, एक्रूड इनकम है ना, आउटस्टैंडिंग आपके एक्सपेंसेज है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, अनअर्न्ड इनकम है, उन टॉपिक पर अपन ने बात की थी। कुछ साथियों के जो डाउट थे वो मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गए होंगे। अब उनके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट मेरे हिसाब से अब नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है वो आपकी जून माह का जो अंतिम सप्ताह या जुलाई माह का जो पहला सप्ताह है उसमें आपके होने की संभावना है। तो पहले आपका जो पेपर प्रथम होगा उसके बाद पेपर सेकंड होगा, है ना। तो उनके आधार पर अपन जान सकते हैं कि वो पेपर हो उससे पहले अपना जो टॉपिक वाइज जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद जो आपके महत्वपूर्ण जो ऐसे टॉपिक आपको लगते हैं कि भाई ये हार्ड है वो भी आपके कंप्लीट होने चाहिए। ये अपन आशा और विश्वास से रखते हैं, उनको अपन लेकर चल रहे हैं। तो आज के सेशन में कुछ और जो आपकी जो कहते हैं ना समायोजन एंट्रियां उन पे अपन बात करेंगे। और साथियों मैं आपको और भी एक चीज़ बताना चाहता हूं, लगातार आप जुड़ोगे तो अपन इस क्लास का जो सेशन है वो बढ़ा देंगे, है ना। अभी अपन आधे घंटे बात करते हैं और उसको हो सकता है आप जुड़ोगे तो आपका जो सिलेबस वो फटाफट करवाते हुए अपन जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए अनावश्यक बात न करते हुए अब फटाफट स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को, ठीक है। देखो आज के सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण बात है जिसको अपन थंबनेल देखते ही आप जान गए होंगे कि भाई आज के सेशन में कुछ और जो समायोजन प्रविष्टियां हैं उस पर अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो समायोजन में जो तीसरा पॉइंट आता है आपका आयोजन के आधार पर, है ना, समायोजन प्रविष्टि जिसमें प्रोविजन बेस्ड एडजस्टमेंट एंट्री है और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आती है वो आपकी आती है डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन। डूबत यानी बैड डेब्ट्स, डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन यानी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। क्या आ गया? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। महत्वपूर्ण समायोजन ये आपके अकाउंटिंग में माना जाता है और अगर मैं जहां तक सोचता हूं मेरे हिसाब से इसमें से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए अपने को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है उससे रिलेटेड अपने मन में कोई क्वेरी नहीं रहनी चाहिए। पहले तो अपन देखेंगे ये होता क्या है। तो देखो इसमें लिख रखा है कि जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है ना, जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं, है ना। उन्हें क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं, देनदार कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटर कह दो या देनदार कहते हैं, है ना। कुछ देनदारों की वित्तीय स्थिति है वो अच्छी नहीं होती है। आप जानते हो कि व्यापार में आपके गुड और बैड दोनों तरीके के आपके डेटर होते हैं। एक तो होते हैं अच्छे देनदार, एक होते हैं बुरे देनदार। अच्छे देनदार क्या होते हैं? जिसको अपन ने माल बेचा है और बेचने के बाद जो अमाउंट है वो एक महीने जितना अपना जो करार होता है उसके अकॉर्डिंग वो चुका देते हैं,
लेकिन जो बैड क्या होते हैं वो समय पर उस राशि का भुगतान नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने को वर्ष के अंत में उसको अपने को क्या मानना पड़ता है, एक निश्चित अनुपात के रूप में बैड डेब्ट्स है वो मानना पड़ता है ना। तो जिनकी अच्छी स्थिति नहीं होती है वे भुगतान करने में असमर्थ होते हैं, यानी समय पर वो भुगतान है वो नहीं कर पाते। अतः जिन देनदारों से राशि वसूल होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है ना, अपन को ऐसा लगता है कि भाई 2% है 5%, ऐसे तो अपन अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई ये राकेश है दे देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, है ना, अपने को ये अनुमान नहीं लगा सकते, है ना। लेकिन उसमें से 2% 5% का अपन एक रेशियो के रूप में कि भाई 2% राशि डूब जाएगी या 5% राशि डूब जाएगी, है ना, उन राशि को वसूल होने की संभावना नहीं होती है, तो उनको अपन क्या करते हैं, उनको डूबत ऋण मान लिया जाता है कि भाई 2% या 5% की राशि प्राप्त होने की संभावना नहीं है, तो वहां पर उनको क्या मान लेते हैं, डूबत ऋण मान लिया जाता है। परंतु जिन देनदारों से कुछ राशि वसूल होने की संभावना होती है उन्हें संदिग्ध मान लिया जाता है। भाई जिससे बिल्कुल भी राशि प्राप्त होने की संभावना नहीं है कि भाई ये व्यक्ति है वो समय पे भुगतान नहीं करेगा, उसको तो अपन कंप्लीटली बैड डेब्ट्स मान सकते हैं, है ना। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं कि भाई उनसे क्या आंशिक या उसको संदिग्ध कि भाई दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, यानी कईयों की नीत कहेंगे ना, नीत माड़ी हुआ है ना, भाई जी की नीत बढ़िया होना वो तो टाइम पर पेमेंट कर दे, लेकिन जी की नीत माड़ी होना वो आगे आगे सरकाबो करे, तो उनको अपन क्या मानते हैं, संदिग्ध मानते हैं कि भाई ये आज नहीं तो कल ये क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा, तो उसे संदिग्ध ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउटफुल डेब्ट्स कहते हैं। ऐसे संदिग्ध ऋणों के लिए बनाया गया आयोजन संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन माना जाता है। इस प्रकार का जो भी आयोजन होगा वो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो माना जाएगा, है ना। तो ये बात होगी थ्योरेटिकल की, और थ्योरेटिकल की क्या बात हो सकती है उस पर भी अपन बातें करेंगे। देखो आगे क्या दे रखा है कि जब व्यवसाय को देनदारों से पूर्ण वसूली नहीं होती है ना, जब जो आपके डेटर हैं वो आप उनको अपन पूरी राशि उनसे प्राप्त नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, तब न वसूल हुई राशि आपकी क्या कहलाएगी, डूबत ऋण कहलाएगी, बैड डेब्ट्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बैड डेब्ट्स, यानी ऐसी राशि जो डूब गई है, पूरी की पूरी डूब गई है, उसको अपन क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स कहते हैं। सामान्यतः डूबत ऋण का लेखा है वो लेखांकन वर्ष में ही किया जाता है, यानी जिस वर्ष की राशि डूबी है उसी वर्ष में उसका लेखांकन है, उसकी एंट्री आपको कहाँ करनी है, P&L अकाउंट में डेबिट साइड में करनी होती है ना। वह डूबत ऋण उस लेखांकन वर्ष का नहीं होता है ना। सामान्यतः डूबत ऋण का लेखांकन जिस लेखांकन वर्ष में होता है उसी में किया जाता है। डूबत ऋण का लेखांकन है वो आगे अपन नहीं लेके जा सकते, है ना। अतः जो आय व्यय के मिलान की अवधारणा है ना, ये महत्वपूर्ण अवधारणा है। आय व्यय के जो मिलान की अवधारणा है उसको सुनिश्चित करने के लिए और सही लाभ हानि की गणना के लिए आवश्यक है कि डूबत ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए जो आयोजन है का उसी वर्ष का खर्चा माना जाए। उसे क्या माना जाए, उसी वर्ष का खर्चा माना जाए और जिसे उसी वर्ष की जो आपकी उधार बिक्री है उसमें से उसे घटा दिया जाए। ठीक है भाई, डूबत ऋण और संदिग्ध ऋण दोनों उसी वर्ष के हैं, तो इस वजह से है ना, तो जो आय और व्यय के मिलान की जो अवधारणा है उसको सही मानते हुए अपने को और साथ में सही लाभ हानि की गणना करने के लिए यह आवश्यक है कि आपका जो डूबत ऋण है और संदिग्ध ऋणों के लिए जो आयोजन है उसको उसी वर्ष का खर्चा माना जाए और जो आपकी बिक्री है जो बिक्री है ना, संदिग्ध ऋणों को आयोजन को उसी वर्ष का खर्चा मानते हुए जो उधार बिक्री है, जो आपकी क्रेडिट सेल्स है
उसमें से उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तभी अपन उस व्यापार की और उस कारण है वो कर सकते हैं। इसलिए अपने लिए ये जरूरी है कि अपने को जो डूबत ऋण है और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, दोनों का आयोजन अपने को करना है। दोनों को ही पीएनएल के जो पीएनएल है उसके डेबिट साइड में दिखाना है और जो बिक्री है उसमें से अपने को लेस करना है। आगे देखते हैं, आगे एक और अवधारणा आ गई कि मिलान अवधारणा परंपरागत अवधारणा की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए डूबत और संदिग्ध ऋणों का आयोजन आवश्यक हो जाता है ना। डूबत और संदिग्ध ऋणों का जो आयोजन है वो क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, उनको बनाना जरूरी होता है ना। इसीलिए अपन क्या करते हैं, जो आपकी मिलान की अवधारणा और परंपरागत अवधारणा है उसके लिए अपने को डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन बनाने आवश्यक है। अतः उधार बिक्री पर अनुमानित आयोजन, उधार जो बिक्री होती है ना उसका अनुमानित आयोजन अपने को पहले से ही कर लेना चाहिए कि भाई इतनी राशि है वो अपनी डूब सकती है ना। जैसे मान लो अपने 10 लाख का माल बेचा है तो अपन मान सकते हैं भाई 10,000, 20,000, 50,000 कितनी राशि है वो डूब सकती है, उसको अपने आयोजन करके उसी वर्ष के लाभ हानि खाते वसूल कर लिया जाता है। उसी वर्ष आता है उससे उसको इतने से कम हो जाएगी, क्योंकि वो चार्ज कहां से होगा, उसको लाभ हानि खाते से ही चार्ज करना पड़ेगा, ताकि उसका प्रभाव अन्य वर्ष पर नहीं पड़े। उसका प्रभाव कहाँ नहीं पड़े, जो आपके अन्य लेखांकन वर्ष है, यानी आगे के जितने भी लेखांकन वर्ष है उन पे इस तरीके का कोई प्रभाव है वो नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि अगर अचानक वो राशि, मोटी राशि डूब जाती है तो उस वर्ष का लाभ है वो बहुत ज्यादा कम होता है, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बाहरी इन्वेस्टर होते हैं, ग्राहक होते हैं, सरकार होती है, अपनी धांधली कर रही है, जिन्होंने पहले लाभ ज्यादा दिखा रखा था और अब अचानक ये बहुत ही कम लाभ दिखा रही है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए और साथ में वास्तविक लाभ हानि की गणना करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, जो डूबत और संदिग्ध ऋणों का आयोजन है पहले ही कर लेना होता है ना। इसके बाद जब भी व्यवसायी को यह सुनिश्चित हो जाए कि डूबत ऋण निश्चित है तो उस वर्ष के डूबत ऋण को आयोजन खाते से वसूल किया जाता है, न कि उस वर्ष के, है ना। तो हो जाता है कि डूबत ऋण इतनी राशि तो निश्चित है, तो उस डूबत ऋण को कहां से चार्ज करेंगे, आयोजन खाते से वसूल किया जाएगा, न कि लाभ हानि खाते से, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का अपन ने आयोजन बना लिया है, प्रत्येक वर्ष का क्या, तो इस वजह से अपने को क्या करना है, तो आयोजन खाते से चार्ज करना है, न कि लाभ हानि खाते से। ठीक है, आगे क्या कहता है, क्योंकि आयोजन बनेगा किस पे भाई, डेटर्स पे बनेगा, तो देनदारों पर आयोजन की राशि का निर्धारण पूर्व अनुभव के आधार पर किया जा सकता है ना। आपके जो डेटर है उनका आयोजन के वर्ष, है ना, पहले अपने कितने बैड डेट्स हुए हैं कि भाई पिछले साल 5% थे या 4% थे, 3% थे, उससे पिछले साल कितने थे, उससे पिछले साल कितने थे, तो लमसम अपन उसको आधार मानकर एक अनुपातित राशि के आधार पर देनदारों पर आयोजन है वो बना सकते हैं। यह राशि देनदारों के शेष पर एक निश्चित की जाती है, जो आपके टोटल डेटर होंगे, टोटल आपके डेटर्स होंगे उसका कुछ भी 1% हो सकता है, परसेंट है, 5% है, आधार पर वो देनदारों को 3 भागों में अपन बांट सकते हैं। अब मैंने आपको बताया भाई गुड है ना, संदिग्ध है और डूबत है। गुड यानी जो समय पर राशि चुका देंगे, संदिग्ध जो चुका भी सकते हैं और नहीं, डूबत यानी उनकी पूरी राशि है वो डूब जाएगी, वो डूबत की श्रेणी में आएगी। अच्छे देनदारों पर कोई प्रावधान की आवश्यकता नहीं है भाई, जो ऑलरेडी अच्छे हैं उन पे अपने को क्यों प्रावधान लगाना भाई, जिसको अपन ने माल बेचा है, उधार माल बेचा है और वो समय पर राशि का भुगतान कर देता है, तो फिर हमें क्या दिक्कत है, वो तो बैड थोड़ी होगा, वो तो गुड होगा। उसके साथ तो अपन लगातार व्यापार करना चाहेंगे, उसको तो लगातार माल बेचना चाहेंगे, क्योंकि उसने समय पे भुगतान कर दिया है ना, तो उसको होगा। लेकिन जो डूबत होते हैं ना, जो डूब जाते हैं है ना, उनको अपलिखित करना पड़ता है, और जो संदिग्ध होते हैं उन पे एक निश्चित प्रतिशत से आयोजन बनाया जाता है, जिसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, जिसे क्या कहते हैं,
और उसके आधार पर ही वो निश्चित डेटर है वो आपके काम में आते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई। ये कुछ थ्योरेटिकल बातें थी जिनको समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल चीज अपन समझेंगे, थ्योरेटिकल चीज है वो समझना आवश्यक है। और कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो निश्चित रूप से हर चीज है वो आपको इजीली समझ में भी आएगी। ठीक है साथियों, तो बढ़े आगे देखते हैं। समायोजन प्रविष्टियां। इसकी प्रविष्टियां किस तरीके से है ना। पहले आता है डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए एक हानि है ना। ये अपने को ध्यान में रखना, डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन है वो क्या है, हानि है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में है, एक हानि है ना। अतः जिस वर्ष में बिक्री हुई उसी वर्ष का ये क्या कर देना चाहिए, उसको समाधान। जिस वर्ष में बिक्री हुई है उसी वर्ष इसका समाधान है वो अपने को कर देना चाहिए। पहली प्रवृत्ति क्या आती है, पहली संदिग्ध ऋणों के आयोजन के लिए सबसे पहले आयोजन आएगा तो फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो पहले सबसे पहले इसका आयोजन बनाएंगे। तो आयोजन कहां से बनेगा, लाभ हानि खाते से। तो लाभ अपना कम हो जाएगा तो एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट दिया टू प्रोविजन फॉर डेब्ट्स। परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है कि भाई क्या होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है वो आएंगे जरूर, लेकिन इतने ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी परीक्षा में आपको 3 घंटे यानी 180 मिनट मिलेंगे, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी एक क्वेश्चन के लिए माने तो 1 मिनट और 10 सेकंड के आसपास अपन मान सकते हैं, 10-12 सेकंड के आसपास का समय रहता है ना। तो उसमें आप देखो कि इतनी चीज अपन कवर कर पाते हैं क्या, इतनी चीज अपन कवर कर पाते हैं क्या कि भाई प्रैक्टिकल कोई बड़ा क्वेश्चन हो उसको अपन हल कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे जरूर, लेकिन इस हिसाब से आएंगे कि वो आपके कवर में हो, आपके एरिया में हो, आप तुरंत उसका आंसर दे सके। पर वो चीज आपको पता, जो पैटर्न है वो पता होना चाहिए। अगर वो पैटर्न पता ही नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे, है ना। अब देखो इसमें ये थोड़ी पूछेगा कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है या P&L अकाउंट बनाना है या बैलेंस शीट बनानी है, नहीं। वो ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सी मद कौन से खाते में आती है ना। ये मद वो कहाँ आएगी, इसका समायोजन कहाँ होगा, है ना। इस तरीके से होगा। और कुछ प्रैक्टिकल अमाउंट भी दे सकते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो किस तरीके से निकाली जाएगी, है ना। आपसे ये पूछ सकता है कि भाई नेट प्रॉफिट है कैसे निकाला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैसे निकाला जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कैसे निकाला जाएगा, है ना। इसके अलावा आपसे रेशियो वगैरह, है ना, कैश फ्लो, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, है ना, वो पॉइंट है वो वहां से प्रैक्टिकल बन सकते हैं। तो वहां से वो हिसाब से अपने को तैयार रहना। तो पहली प्रविष्टि हो गई फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए P&L अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। दूसरी एंट्री डूबत ऋणों के लिए फॉर, अगर डूबत ऋण के लिए अपन बात करें तो पहली प्रविष्टि आती है, यदि डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन खाता तलपट में नहीं दे रखा है। यह ध्यान रखना कि भाई डूबत और संदिग्ध ऋण के लिए जो आयोजन खाता है वो तलपट में नहीं दे रखा है, तो अपनी एंट्री होगी बैड डेब्ट्स अकाउंट DR। क्या एंट्री होगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन क्या है, यदि डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन खाता तलपट में दे रखा है, तो अपने को ध्यान रखना है ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो अपने को ध्यान रखना ये एंट्री आएगी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट DR टू बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट DR टू बैड डेब्ट्स। ठीक है साथियों। तो देखो अकाउंटेंसी के नाम से ही कुछ साथी हैं जो फर्स्ट ग्रेड की या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट की है, लेखा सहायक की है, आपके KVS है, नवोदय विद्यालय है, आपका DSS भी है, उसमें तैयारी कर रहे हैं
वो कुछ तो अकाउंटेंसी का, जिन्होंने भाई पीजी में अकाउंटेंसी नहीं रही होगी तो उनको ये लगता है कि भाई अकाउंटेंसी तो मेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए मैंने बीएडएम से या एएफएम से पीजी की थी। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में अपन समझ रहे हैं और निश्चित रूप से इसका आपको बेनिफिट भी हो रहा है। मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, जहाँ तक मैंने जितनी भी चीज़ आपको बताने का प्रयास किया वो सारे के सारे नोट्स के ही है, नोट्स को मैंने टाइपिंग के माध्यम से कन्वर्ट किया, बाकी सेम टू सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। तो ये चीज़ आप पढ़ोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, है ना। तो ये एंट्री हो जाएगी कब, जब तलपट में दे रखा तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट या टू बैड डेब्ट्स, ये कब हो गई, जब तलपट में दे रखा है। तो दोनों प्रविष्टियों में आपको ध्यान में रखना, खाता तलपट में नहीं दे रखा तो बैड डेब्ट्स अकाउंट या टू डेटर, दे रखा तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट या टू बैड डेब्ट्स, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, आगे देख तीसरी प्रविष्टि आती है आपकी कि डूबत ऋण एवं चालू वर्ष के संदिग्ध ऋणों पर आयोजन की राशि विद्यमान संदिग्ध ऋणों पर आयोजन की राशि से अधिक है ना, तो अंतर की राशि क्या है इसमें कि भाई चालू वर्ष की जो संदिग्ध राशि है वो वर्तमान में जो आपकी आयोजन राशि है उससे अधिक है, तो अपने को ये एंट्री करनी है। क्या करनी है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। ये अपने को प्रविष्टि करनी है, कब से अधिक है वो ज्यादा होता है तो, और इक्वल होता है तब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो एक महत्वपूर्ण जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको बताया है, इसके आधार पर आप समझ सकते हो, है ना। इसके आधार पर आप इजीली समझ सकते हो कि सामान्यतः आयोजन की राशि के अधिक या कमी का निम्न तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निम्न तरीके से कर सकते हैं। अपने पास से उससे अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई आपकी जो आयोजन की राशि है या तो ज्यादा सरप्लस है या अपनी कम है, तो वो कैसे होगी। तो देखो ये अपने को ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स गिवन इन तलपट में दे रखा है उसको लिखेंगे, तलपट में दे रखा है उसको लिखेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स जो वो कहां मिलेगा, गिवन इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो आपकी अतिरिक्त सूचनाएं दे रखी है। नीचे आपने देखा होगा तलपट के नीचे है वो सूचनाएं चलती है, 1 2 3 4 5 सूचनाएं होती हैं, उनमें आपको मिलेगा फर्दर बैड डेब्ट्स। तो वो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर ऐड क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी न्यू प्रोविजन, अभी आप कितना प्रोविजन और बना रहे हो। पिछले साल भाई 8% था, अब आप 9% बना रहे हो, तो इस साल कितना होगा, नया प्रोविजन कितना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, वो इसमें ऐड कर देंगे, है ना। अब उसमें से लेस क्या करेंगे, लेस प्रोविजन बैलेंस एट द बिगिनिंग एट द ईयर, है ना। प्रोविजन बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी ओल्ड प्रोविजन जो आपका वहां पे तलपट में दिया हुआ मिलेगा वो लिखेंगे, है ना। वो लिखने के बाद इन दोनों के समायोजन, यानी इसमें ये दोनों ऐड कर देंगे, ये लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद जो राशि बचेगी ये आएगी आपकी बैलेंस टू बी एडजस्टेड इन पी&एल अकाउंट, जो आपके पी&एल अकाउंट में दिखाई जाएगी, पी&एल अकाउंट में आपकी शो होगी, ये मत होगी। तो ये प्रश्न, ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है ना, क्योंकि यहाँ से बार है प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता, सीधा वो दे देंगे भाई तलपट में इतना बैड डेब्ट्स है, नया इतना है और आपका एडिशनल इतना है, पुराना इतना है। तो अपने को ध्यान में रखना है जो बैड डेब्ट्स दे रखा है उसमें अपन एडिशनल और न्यू है वो ऐड कर देंगे, ओल्ड घटा देंगे, तो अपने पास बैलेंस टू बी एडजस्टेड इन पी&एल अकाउंट है वो अपने आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये चीज है वो आपके समझने वाली है ना। इसको थोड़ा सा अपने को ध्यानपूर्वक से देखना है ताकि अपने जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल भी कम ना हो, क्योंकि कम कब होते हैं, जब अपन इस ऐसी बातों को स्किप कर देते हैं और नहीं समझते हैं। तो जब मेन एग्जाम होती है तो उसमें जब ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है तो वहां पर अपन क्या हो जाते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज अपन ने पढ़ रही थी अब समझ में नहीं आ रही है। तो इसको थोड़ा सा अपन गहराई से पढ़ेंगे तो इजीली वो समझ में आ जाएगी, है ना।
अब बात हो गई, अब देखो ये नोट के रूप में अपन ध्यान रख सकते हो, है ना। क्या रहे कि शेष तो लाभ हानि खाते के डेबिट में आएगा, ये शेष है ये आपका प्लस में आता है, तो इसे P&L अकाउंट के डेबिट साइड, जो ये शेष है एडजस्टेड इन P&L अकाउंट प्लस है ना, तो इसको क्या दिखाएंगे, डेबिट में। और यदि शेष ऋणात्मक आता तो लाभ हानि खाते के क्रेडिट में, और अगर यही आपका माइनस में आता है तो लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में ये शो किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, इसमें अपने को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बढ़े आगे। चौथा पॉइंट क्या कह रखा है कि यदि गत वर्षों के ऋणों की चालू वर्ष में वसूली हो जाए। कई बार क्या होता है, किसी की आत्मा जग जाती है कि भाई जिसको अपन ने बैड डेब्ट्स मान लिया था कि भाई ये तो राशि डूब गई, कभी नहीं प्राप्त हो सकती, लेकिन जिसकी राशि डूबी है ना, जिस व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए उसके अंतरात्मा जगती है, अरे कि मैंने गलत कर दिया, मेरे को तो माल उससे लिया था तो मुझे पेमेंट तो कुछ न कुछ तो करना चाहिए था। तो वहां पर क्या होता है कि भाई डूबत ऋण की क्या हो जाता, तो वसूली के समय जब नगद आता तो कैश अकाउंट, तो बैंक अकाउंट या टू बैड डेब्ट्स अकाउंट क्या हो जाएगा एंट्री। जब पैसे आपको वसूल होंगे एक निश्चित 1 साल 2 साल बाद, जब भी आपको वसूल होते हैं तो वो आपको क्या एंट्री करनी है, कैश या बैंक अकाउंट या टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। और दूसरी क्या हो जाएगी कि लेखांकन वर्ष के अंत तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउट, ये तो वसूली के समय एंट्री हो जाएगी, और आपकी कब हो जाएगी, लेखांकन वर्ष के अंत में। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स और टू प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो, है ना, प्रॉफिट होता है तो टू P&L आ जाएगा, नहीं कोई नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ गए, मेरी बात यहां तक क्लियर है। यहां तक किन किन के क्लियर हो गए ये बताओ फटाफट कमेंट करके, पे किसी प्रकार की कोताही ना बरते, क्योंकि फ्री होता है कमेंट को, कोई चार्ज थोड़ी लगता है ना। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें आपका किसी प्रकार का कोई चार्ज है वो नहीं लग रहा, सिर्फ कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को साथियों को शेयर कर देना, बस इतना सा काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड का काम है, इतना नेक और पुण्य का काम है वो आपको करने को मिल रहा है, और उस पुण्य से हमें क्या मिलता है, मोटिवेट मिलता है ना। हम आपको बढ़िया से तो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होता है ना। तो उसी काम को अपन लेके चल रहे हैं और उस काम एग्जाम तक पहुंचाने का भी अपन प्रयास करेंगे, है ना। आपकी मंजिल मिले 2025 है वो आपके लिए सुनहरा, है ना, बहुत ही शानदार हो, बढ़िया एक जॉब आपका अटेस्टेड हो, आपके जरूर हमारे साथ जुड़ते रहे, और लगातार आप जुड़ोगे तो निश्चित रूप से एक टीम आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।